अगर अपने गैंग साहब यार कर सुनना देखते प्लेन है अंदर है ना उत्ते बहुत पकड़े खुशी का मैं सुन रही हूं सारे उठाई देना तो ठीक है
पिपड़ नशानी हो मेरी किंदे बिच पिपड़ निशानी हो लोकी तांग लांदे काली काली चंचलो लोकी तांग लांदे काली काली चंचलो दूता मनुए काली हो हरे मेरी ये जिंदे दूता मनुए मेरे को अच्छा वाला चाहिए, महंगा वाला नहीं चाहिए। गेट के पास पहुंच जाए, कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री हमारे मध्य में होंगे। आप सभी से निवेदन है कि उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। एक बार पुनः मैं चंबा विधानसभा क्षेत्र से दूर दूर से कोने कोने से आए लोगों का आज इस कड़ी धूप में और बहुत देर इंतजार करने पर आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं और इस ऐतिहासिक चुनाव में स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो चंबा में पहुंच स्वागत है। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। युवा युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। जय राम जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जय राम जी का स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम।
जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है 5.84 लाख रुपए का जो है उसका उद्घाटन सीएम साहब कर रहे हैं। कलसुई से तराला रोड ये भी आपकी लिस्ट में शामिल है। सिमली से फतेहपुर रोड, सिमली से फतेहपुर सड़क जो है उसका भी उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा जोत से लेकर जो है आपका गेट तक का जो रोड है, गेट से जोत तक का रोड जो है वो जोड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा चंबा में पार्किंग कॉम्प्लेक्स जो बनने जा रहा है लगभग 25 करोड़ की लागत से, उसका शिलान्यास किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो है मॉडल कैरियर सेंटर बनाया जाएगा, उसका भी उद्घाटन इस लिस्ट में शामिल है। चंबा के लिए प्रमुख रेहड़ी फड़ी वाले जो है इसके लिए दुकानों का प्रोविजन जो है जो है वो मुसाफिरा में बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कर रहे हैं। बॉयज हॉस्टल बनने जा रहा है, उसका भी शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री अभी करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को खड़े होने की जगह प्रॉपर्ली मिल जाए। आप लोगों का आज इस जनसभा में बैठाने में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो है वो ये शिलान्यास करने के लिए हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में जो है वो मंच पर होंगे। जो फतेह के साथ हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, कृपया करके सारे बच्चे जो साइड पे खोल दें। जयराम जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कपूर जी को जय श्री राम, नायक जी को जय श्री राम। आज हमारे बीच में हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। आपको ये लाइव बता रहे हैं एमसीसी मॉडल कैरियर बड़े तरीके से देखता हूँ, ये 4 मंजिल चंबा की जनता की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सभी से आग्रह करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है। जयराम जी को जय श्री राम।
जय राम जी को जय श्री राम। की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ चंद शब्द जयराम जी के लिए। खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए। खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए। करतल ध्वनियों से गुंजा दो इस प्रांगण को, आज खुशियों के सूत्रधार आ गए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। आज हमारे खुशियों के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे पटियाला के विधायक जयराम जी का, बरमौर के विधायक जयलाल जी का, और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर जी का, हमारे चंबा के डीसी बीएस राणा जी का, एसपी साहब का, एसके महोदय का, और यहाँ पर उपस्थित पूर्व जनता का और हमारी मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं आग्रह करूंगा चंबा मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष विनोद जी से कि वो मंच पे आए। मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करते हुए हमारे सदन के विधायक पवन जी और मंडल के अध्यक्ष विनोद जी। तो भाई आगे से तो हट जाया करो, देख लिया करो पीछे। हट बेटा। तलवार खोल के बताते हुए जो उपहार में मिले, पूरे तलवार सारी जयराम ठाकुर जी ने आज छात्रों वाले ही एक तार जरूर दिखाया मंच से कि मुख्यमंत्री होने। जी को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हमारे नगर परिषद के उपाध्यक्ष मनिंदर सिंह पुरू जी भी मुख्यमंत्री जी को टोपी पहनाते हुए। अब मैं आग्रह करूंगा पवन जी से कि हमारे बीच में आए, हमारे चंबा कांगड़ा के सांसद किशन कपूर जी को चंबा रुमाल की भेंट देके सम्मानित करें। पवन जी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं चंबा मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष विनोद जी से आग्रह करूंगा कि मंच पे आए और अपना स्वागत भाषण रखें। चंबा मंडल के जय राम जी को जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, इनके साथ हमारे बीच पहुंचे चंबा कांगड़ा के सांसद आदरणीय किशन कपूर जी, चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, बटियात के लोकप्रिय विधायक विक्रम जरियाल जी, बरमौर के लोकप्रिय विधायक जियालाल जी, SC/ST कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन भाई जय सिंह जी, प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई, नगर परिषद के सभी पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मीडिया के बंधु, मातृशक्ति, चंबा की जनता, आप सभी का इस शुभ अवसर पर पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम चंबावासी माननीय मुख्यमंत्री के चंबा पधारने पर गदगद हैं। आपने आज यहां आकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा। भारतीय जनता पार्टी चंबा मंडल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आपकी स्वच्छ और ईमानदार छवि रखने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, जिनका मार्गदर्शन आज हम सभी चंबावासियों को मिलने वाला है। आज के इस शुभ अवसर के दिन में जो आपने चंबा की जनता को तोहफे दिए हैं,
उसके लिए हम सभी चंबावासी और भारतीय जनता पार्टी चंबा मंडल आपका आभार व्यक्त करता है। जिस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों का ध्यान रखकर सभी के लिए योजनाएं बनाई हैं, उसी तरह आप भी उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हो, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विधायक श्री पावन नैयर जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चंबा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह से हिमाचल के कोने कोने में विकास की गंगा बह रही है, उससे ये जाहिर होता है कि 2022 में दोबारा आपके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में भाजपा जीतकर परचम लहराएगी और दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भूल गया, हमारे बीच में SC/ST के कारपोरेशन के उपाध्यक्ष श्री जय सिंह जी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आग्रह करूंगा, जो हमारे रेडी फेडी यूनियन के लोग आज बहुत खुश हैं महोदय, वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा रेडी फेडी यूनियन के अध्यक्ष कि वो मंच पे आए और सी महोदय को सम्मानित करें। के लिए बार बार आग्रह कर रहे थे, मैं क्षमा चाहूंगा। सम्मानित करेंगे हमारे सांसद किशन कपूर जी को, रेडी फेडी यूनियन के अध्यक्ष। बरमौर के विधायक जयलाल जी, उनको सम्मानित करेंगे हमारे रेडी फेडी के अध्यक्ष। हमारे बीच में डलहौजी के MC के अध्यक्ष श्री मनोज चड्ढा जी पधारे हैं, उनका भी मैं इस मंच पे स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बटियात के विधायक जरियाल जी हैं, उनको भी हमारे रेडी फेडी यूनियन के अध्यक्ष जो है सम्मानित करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे सदर के विधायक श्री पावन जी से कि वो मंच पे आए और चंद शब्द। चंबा कांगड़ा के सांसद आदरणीय श्री किशन कपूर जी, मैं आप लोगों को बता दूं, ये किशन कपूर जी का चंबा का MP के वक्त ही आते थे और इन्होंने अपने फंड से चंबा विधानसभा क्षेत्र की जितना हमारा शेयर बना था उनको इन्होंने हमें उतना दिया है। इससे पहले जो कांग्रेस के MP होते थे उन्होंने पैसा तो क्या देना था, उल्टा चंबा का लाडा का पैसा ये जो चंद्र कुमार जी थे ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले गए थे। ये पहले मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में ऐसे MP होंगे, हालांकि MP लोग तो पैसे देते हैं, ये पहले ऐसे MP थे। मैं माननीय कपूर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, इन्होंने पूरा आज इनका चंबा का जो है ये तीसरा दौर है। इसके साथ ही हमारे बटियात के लोकप्रिय विधायक विक्रम जरयाल जी, बरमौर के लोकप्रिय विधायक और मेरे छोटे भाई जयलाल जी, हिमाचल प्रदेश SC/ST कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन जय सिंह जी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर जी, लॉजी म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष मनोज चड्ढा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी,
डीसी चंबा श्री दुनीचंद राणा जी, एसपी चंबा श्री अरुण कुमार जी, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और चंबा के सभी अधिकारीगण, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जसवीर नागपाल जी, नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम नैयर जी और नगर परिषद के सभी पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों के प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, त्रिदेव कार्यकर्ता, मीडिया के सभी बंधु और चंबा की जनता, आप सभी का इस शुभ अवसर पर बताने पर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सारा पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, क्योंकि ये चंबे का मेरा मेरे चौथा दौरा है, इसका पहले जितने भी मारे थे मुख्यमंत्री रहे वो सिर्फ मेजर अंदर आते थे, परंतु ये इन्होंने इसका तीसरा दौर है। मैं शिमले भी इन्हें कभी मिला था विधानसभा में और मैंने अगर रिक्वेस्ट की थी कि सर चंबे अंदर हमारे कोई 150 करोड़ रुपए दे जो हमारे शिलान्यास, तो इन्हें बोला था कि मैं ऑनलाइन कर देता। मैंने नहीं सर ऑनलाइन नहीं करवाने सने, असी तो चंबे आना असी ताई करवाने, चाहे असी काम शुरू कर दी पर शिलान्यास चंबे आगे ताई कर। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ओर का और चंबा विधानसभा क्षेत्र की तरफ का सर तुम्हारा तय दिल का धन्यवाद करता। तुझे अपना टाइम कर दिया और तुझे चले। आज सरकार बने हुए तकरीबन 3 साल होने वाले और चंबा के विकास अंदर जितनी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने दिखा इसका पहले कभी नहीं दिखा, और जितने भी विकास के वास्ते थे मैं जहां भी इन्हें शिमले आता है पूरे सब कुछ थे और किसी हमारे काम जो आज तक इन्हें कभी ना नहीं की। तुसी पिछले 60 साल का रिकॉर्ड दिख लियो और अभी तुसी 3 साल का रिकॉर्ड दिख लियो। कुछ जेडे ऐतिहासिक फैसले ले इन्होंने सर तुसा दिखा होना रेहड़ी फड़ी वाले जेडे ये बस स्टैंड के लेके और पूरे हॉस्पिटल तक सारे रेहड़ी फड़ी वाले मेरी बड़ी पुरानी डिमांड 60 साल का बेचारे घूमते रहे। कभी म्यूनसिपल कमेटी वाले तंग करते थे, कभी पुलिस डिपार्टमेंट तंग करते थे, सड़क अंदर रेहड़ी लगी होती थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने ये भी निर्देश देते कि इन्होंने कोई पैसा भी नहीं लेना और आज 200 दुकाना 250 दुकाना इतने थले मारी बनती हैं, फ्री फायर दुकान मारियां और सारे जो रेहड़ी फड़ी वाले उत्ते शिफ्ट करने और इन्होंने कोई पैसा नहीं लेना। ये पूरे हिमाचल में पहली बार होना है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को मिल सकते। और दूसरा पहली बारी जिसको आए थे इतने पार्किंग की बड़ी भारी समस्या थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री होकर रिक्वेस्ट की थी और आज तो पता है कि 25 करोड़ रुपए के लिए पार्किंग का काम इतने लग रहा है, बड़ी पुरानी डिमांड थी मेरी। और मैं इन्हें कांग्रेस वाले पूछता तो इतनी सड़क क्या इन्हें कराइया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री देन थी। इसका नहीं थले इंडोर स्टेडियम का काम लगे रहा, लगी पुणा के बुलूना रोड का सर काम लगे रहा, रजेरा सिंगेर का लगे रहा, रजेरा भाणिया इसका काम लगे रहा, क्रिया बैली का काम लगे, प्रोथा सारा का काम लगे रहा, चाला पंजो खबर पंजो दरडा शेरू खियार रोड चौड़े करने सर दूसरा शिलान्यास काम में जोर शोर कर काम लगे रहा, टुकून सड़क मानकोट देवी देरा साज फतेहपुर सिवनी फतेहपुर मरेडी सिलाघराट सरोल सिरकुंड बरियार चंबा डबल लेन बरियार गेट और भट्टी नाला ये पुल और चंबा ब्यूटिफिकेशन वास्ते दूसरी सरकार। ये तो मैं ले थोड़े गणाए, अगर गणा लगा तो घंटा भर का इतने लग जाना जिस इन कमाओ गणाने वास्ते। सर ऊपर मारी एक मुलूरा रोड है और मारी जी माता सुनैना उन्होंने बलिदान दिता रानी सुनैना ने, क्योंकि जब अंदर पानी की बड़ी शॉर्टेज थी और उसको के लोगों को पानी नहीं मिलता था, उन्होंने अपना बलिदान दिता। कांग्रेस पार्टी ने 7 साल राज किया, रागे और राज गिराने के लिए थे, फिर भी कोई सड़क नहीं बन सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री होली के ने विधानसभा में रिक्वेस्ट की थी और आज उसका सड़क का कम सर जो शोर करने लगे रहा और ये टाइम बाउंड करना बहुत जल्दी जरा सी मुनवाने चाहिए सड़क। ये एक रजेरा सिंगेर सड़क थी, 25 साल का लोग रोते थे, 25 साल का। मैं जितने बाद अपू गया, मेरे एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी साहब सारे डिपार्टमेंट गए
और अभी उत्ते लोग जो सद्या कुछ लोग जमीन नहीं देंगे थे अभी उत्ते बनाया और अज उसका भी काम जो जोर शोर करने लगे। पिछली बार जिसमें मुझे टिकट मिली इतने एक टकूर पंचायत ग्रां है उन्होंने बाइक आउट करता कि हमारी इतने सड़क नहीं बनी। हालांकि उस हमारा कोई कसूर नहीं था, असो तो पहली बारी जीते थे और हाले एक साल और जीते टिकट मिले थे असो जो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी मैंने वोट पाओ सड़क असी बनानी है ये नहीं मनी और इन्होंने वोट नहीं पाए। असी फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का तय दिल धन्यवाद करते इन्होंने उस सड़क जो भी सैंक्शन किया और अज उसका भी काम लगे। एक भट्टी नाले तो देखा होना थले जरा आधा काम छड़ी के कोल है नहीं बने रहते। अभी इसका भी DPR लगी नहीं बनना भी 20-25 करोड़ रुपए की ये नेशनल हाईवे अंदर आता। मैं असेंबली क्वेश्चन किया था और उस अंदर इन्होंने इसकी DPR तैयार है 60 लाख रुपये भी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चिट्ठी आई नहीं है और इसका भी जरा एस्टिमेट बनता है और बहुत जल्द जरा इसका भी जरा एस्टिमेट के इसके भी टेंडर लग जाने भट्टी नाले के। मेरे ख्याल 4-5 हले मेरे ख्याल 8-9 सड़क तो मैं इस अंदर हले पाई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री और कड़ी थी बोले तुम बहादुर से लेना करो चले और जिस तरह तुम देखो ना जे कोरोना महामारी फैली ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने सर जिन्होंने पूरे हिमाचल के लोगों की इन्हें जो चिंता थी और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए तो दिखे कोरोना महामारी ने जितने बाहर हमारे लोग थे वो सारे इतने थे और मैं कहने जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं उन्हें भी दिल का धन्यवाद करता चाहे वो महिला मोर्चा हो चाहे युवा मोर्चा हो चाहे SC मोर्चा हो चाहे ST मोर्चा हो इन्होंने सारे बेचारे चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष अंदर हो चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष अंदर दिल खोली के इन्होंने धान दिता मास्क भी बंटे मास्क बनाए भी हमारी महिला मोर्चा ने और सारे ने जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे सर इन्होंने और खासकर हमारे मंडल ने हमारे 3 डिपो खोले थे असली राशन के 3 एरिया अंदर जितने भी ये पता लगता था कि इतने राशन नहीं असी उत्ते बनते ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी क्या बोलते असो इंस्ट्रक्शन थी हर हफ्ते सारे MLA का निकाल करते रहे माननीय मुख्यमंत्री जी और उन्होंने एक निर्देश थे कि कोई भी आदमी जरा भूखा नहीं सोना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री भी 40 साल हो गए इस पॉलिटिक्स अंदर ऐसे मैंने मुख्यमंत्री आए थे देखे असी तो पहली बारी जीती गई जो पुराने जीती गए वो बोलते थे तुम्हारी किस्मत खरी है तो ऐसे मुख्यमंत्री मिले कि दफ्तर नहीं जा सकते थे अंदर नहीं ऑफिस अंदर नहीं बढ़ सकते। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही मैं भी उस मुख्य लगने था मैं कभी मुख्यमंत्री का दफ्तर भी नहीं दिख रहा था एक बारी भी नहीं गए दफ्तर अंदर और इस तरह से सीधे चल जाते। एक बार मैं गल सुनता कैबिनेट की मीटिंग थी मेरे ख्याल 11 बजे ना मैं और ज्वाली दे अर्जुन असल चिट भेजती अंदर मैंने अगर टाइम मिली है तो फटाफट असी चंबे चल जाना वापस असी अंदर चिट भेजी माने मुख्य बाहर PN आया बोले फटाफट अंदर जाओ बोले अगर अब नहीं मिल रहा तो फिर सांझ हो जानी और उसी मौके जो हमारे काम करे थे असी चंबे वापस ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री असोपरे मिलने सर। और जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल सरकार काम करती है ये मुझे पक्का पता साल और कि 2022 अंदर भी ये सरकार रिपीट होनी और हमारे द्वारा जो माने आते हैं जान के द्वारा मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी वाले बड़े बड़े परेशानी आजकल हुई है ये पैसा आंदा को देगा रोज शिलान्यास नहीं करना रोज शिलान्यास के अपू करते अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आइए और ये पैसा आंदा को देगा काम भी सारे चल रहे काम भी एक नहीं रुक गया और सर जितने भी शिलान्यास किए चाहे तुसा किए चाहे मैं किए एक भी काम नहीं रुक रहा। मैं पहले ना बोलिया वही शिलान्यास करने जिन्हों का पैसा है पिछली सरकार ने क्या किया शिलान्यास करी थे झूठ शिलान्यास करी थे लोगों ने प्लेटर की फाड़ी हुई उदान सुटी उन्होंने डिपार्टमेंट का ड्राम दे रहे झूठी JCB चलाई थी पर इस सरकार अंदर ऐसा कोई नहीं है। सारे जो जितने भी विकास के काम बगैर किसी भेदभाव के हमारे माननीय मुख्यमंत्री काम कर दें और तुसा दिखा होना और मैं तुम्हारी बहुत धन्यवाद करता लोकसभा इलेक्शन हुई थी पीछे और तुसा ने चंबा विधानसभा क्षेत्र सर 28,500 दिल्ली 2,500 ये भी एक रिकॉर्ड है और एक और रिकॉर्ड है कि
हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा है और 68 विधानसभा क्षेत्र में लीड है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। आज देखो पूरे हिंदुस्तान में चीज नहीं हुई कभी। ये क्यों? क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारी सोच ही ऐसी है कि सारे बगैर किसी भेदभाव के 2 साल अंदर जितने कम चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर हुए मुझे और ये नहीं कि चंबे ही हुए, हमारे चंबे जी बाकी जितने विधानसभा क्षेत्र सारे अंदर। और सब जी हमारी चंबे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो DC साहब हैं, चाहे वो SP साहब हैं, SDM साहब हैं, ADC साहब हैं, AC साहब हैं, हमारे कंजर्वेटर साहब हैं और चीफ इंजीनियर हमारे PWD दे, बाकी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं। और सर जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज चंबे हमारे लगे हैं, ये हर हफ्ते एक दो ऑपरेशन अपने आप करते हैं। मेडिकल कॉलेज जो चलाते कुछ टाइम तो लगता ही है। तो इस मौके हमारी पोजीशन बिल्कुल मेडिकल कॉलेज ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब भी ठीक है, हमारे खुद CMO साहब भी हमारे दिन रात कम कर दें, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है DC साहब दे आने के लिए बिल्कुल सारे मिली जुली के सारे काम कर दें। इसके लिए मैं PWD डिपार्टमेंट का, IPH का और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी तय दिल कर धन्यवाद करता। PWD डिपार्टमेंट ने बिल्कुल हमारा था जितने भी हमारे काम थे, मेरे नहीं ख्याल कोई सड़क बची होंगी है कोई। और IPH डिपार्टमेंट ने भी जैसे हर घर में जरिए नलके लगाने दी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके लिए लोगों को बड़ा भारी बेनिफिट मिला। लोग जो हर एक घर अंदर जरे और वो भी फ्री, ऐसी सरकार को नहीं मिलनी। पिछले 7 साल अंदर दसों में जो कोई पिछली सरकार ने करी, कोई एक माचिस भी फ्री दी होगी कोई तो तो गैस सिलेंडर मिली है, चूल्हे फ्री मिली है, गैस सिलेंडर एक और फ्री मिली है, इनके योजना तुम्हारे साथ इतनी स्कीम ने तुम पूछो, और सारी स्कीम गरीब वास्ते माननीय मुख्यमंत्री जनता ने। और PWD का स्टाफ का मैं तय दिल कर धन्यवाद, ये भी दिन रात लगे। IPH डिपार्टमेंट के भी सारे जो और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में आज तक देखिए मुझे भी 40 साल हो गए देखते मुझे। पिछली कांग्रेस सरकार अंदर था, पिछली कांग्रेस सरकार से 5 साल रही चंबा का मैं रेस्ट हाउस बना रहा, मंत्री आते थे 5 दिन आराम करने थे रेस्ट हाउस रहे, और चंबे में जितना पैसा था ये सारा इतने अपनी कोशिशों से ले जाते थे, कोई बेली वारिस नहीं था कोई। आज हमारे जितने भी MLA सारे मेरे का छोटे, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे का छोटे, और सारे मिली जुली काम करते, और कोई भी इसी काम कर सारे ऐसी साइन कर देते और माननीय मुख्यमंत्री कर देते, क्योंकि हमारे अंदर कोई झगड़ा नहीं, हमारे अंदर सारे मिली जुली सारे काम कर देने से। तो मैं आज जी है माननीय मुख्यमंत्री चंबे का दौरा है, चंबे के लोगों में बड़ी आस है कि बड़े दिन बाद आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो एक कुछ काम दी रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी नहीं छड़ना है कि सर एक भी कोई छुट्टी है ना तो मैं फिर लोग मुझे छड़ना नहीं। ये मेरे ख्याल एक हफ्ते का चक्कर लाने की, एक बोलो मेरे कर दे, एक बोलो ये कर दे, ये कर दे, मिलो नहीं अनाउंसमेंट नहीं होनी है भाई, पर मंदिर नहीं करना है सर। था मैंने तुम्हारे के सर ये रिक्वेस्ट है बड़ी कि लोग बड़े उसके लिए दिख रहे कुछ मौके माननीय मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करनी है सर, कोई छड़ दे मत कि इन्हें तुम तो चल जाना, मुझे ना छड़ना नहीं है। और मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का तय दिल कर धन्यवाद करता, जी आशीर्वाद पहले हमारे को रखे रहे, आगे भी रखे। और सर चंबे की जनता जी है कोई तुम्हारा एहसान भूल नहीं सकती, और सारे तुम्हारे कहने जी तुमने सारे काम किए। अभी एक और था सर, खियार था हमारा का, खियार हमारा ग्लोजी अंदर था, 7 साल का ग्लोजी अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री और रिक्वेस्ट की थी। और आज चंबा जड़ा है ये खियार जड़ा है, हमारा चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर लगे, और जोर शोर के उत्ते भी कम लगे थे। इस वास्ते मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का, PWD डिपार्टमेंट का
IPS था और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जितने हमारे डिपार्टमेंट में मैं तहे दिल के धन्यवाद करता। इन्होंने हमारा जो भी ऐसी काम दसे मिली जुली कर सारे काम कर दें और माननीय मुख्यमंत्री मैं एक बार फिर तहे दिल के धन्यवाद करता और मुझे पूरा विश्वास है कि द्वारा फिर जल्दी नहीं रहे चंबेरा दो हाथ लड़ना जिसके नहीं एक बार फिर मैं तुम्हारे सारे लोग करा क्योंकि तुझे सवेरे दिन बैठ रहे असा सोचा माननीय मुख्यमंत्री 1:30 जाना पर 3 बजे के पर फिर भी तुम इतने बैठे रहे सारे तुम खाना खाई के जाना है खाना इतने बने है और पल्ली सारी इतने भी जाना लेट जरूर हुई है और मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री चंबा ने पर तहे दिल से धन्यवाद करता। जय चंबा जय हिमाचल। मैं एक करके नाम अनाउंस करूंगा तो स्टेज पे आके अपना प्रशस्ति पत्र मुख्यमंत्री मोदी जी से लेंगे। डॉक्टर काने हितेशी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर चंबा। जो अगले हमारे डॉक्टर सैजा सूर्य जी मेडिकल ऑफिसर, इन्होंने भी कोरोना काल में और अभी तक बहुत अच्छे ढंग से लोगों की सेवा की है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारी एक एनजीओ है प्रेरणा इंस्पायर, उसके चेयरमैन दीपक भाटिया जी, इन्होंने भी सर कोरोना काल में बहुत सेवा की है, घर घर जाके लोगों को राशन बांटा है, मास्क बांटे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनकी टीम का भी स्टेज पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आगे है हमारे गुलशन पाल लेक्चरर म्यूजिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिया, इनके लिए भी जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चरर गुलशन जी वो भी मंच पे आए, इन्होंने भी कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया है। अगले हमारे सेवा भारती चंबा से, उनकी टीम भी मंच पे आए, उन्होंने भी पूरे कोरोना काल में लोगों को घर घर जाकर के राशन मुहैया करवाया, सैनिटाइजर मुहैया करवाया, मास्क मुहैया करवाया, हर जरूरत की चीज इन्होंने लोगों को घर द्वार पहुंचाई है। इनका भी हम दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद महोदय। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे चंबा कांगड़ा के जुझारू सांसद श्री किशन कपूर जी से कि वो मंच पे आए और हमारे लिए चंद शब्द यहाँ पे रखे। लोगों की दिलों की धड़कन, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदर किया गया श्री जयराम ठाकुर जी, चंबा के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, श्री पवन नैयर जी, भटियात के लोकप्रिय विधायक श्री विक्रम जरियाल जी और बरमौर के लोकप्रिय विधायक श्री जियालाल ठाकुर जी, जियालाल कपूर जी, हिमाचल प्रदेश SC/ST कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन श्री जयसिंह जी, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अमित जी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, सभी पार्षदगण, चिचिला के नए जिलाधीश श्री DC राणा जी, चंबा के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस श्री अरुण कुमार जी,
सभी अधिकारीगण, मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, मंडल के महामंत्री श्री संजीव सूरी जी, महामंत्री श्री धीरज नरियाल जी, दूसरे महामंत्री विक्रम ठाकुर जी, श्री नागपाल जी, हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मेरे से पूरा श्री पवन नैयर जी, जिन्होंने अपने 3 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। सच में आपको तुलना करनी चाहिए। सरकारें कांग्रेस की भी नहीं, शिलान्यास होते रहे, शिलान्यासों की दुर्दशा होती रही, धन स्वीकृत नहीं हुए, दूसरा चुनाव आ गया, नए नारा लेकर वो आए, नए लुभावने नारे लेकर आए, चुनाव जीते, आपकी सुध ने ली। 2017 में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर में जाकर अलख जगाया था। हमारे नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहां आया, प्रदेश के नेता भी आए और एक बात कही थी कि दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार बनाई है, डबल इंजन काम करेगा। और डबल इंजन का उदाहरण आपके सामने है। आज 150 करोड़ के शिलान्यास हुए हैं और भी कई काम यहां के लोकप्रिय विधायक ने आपको गिनाए हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए बनी हैं, जो आम जनमानस के लिए बनी है, उसकी चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज में अपनी छाती ठोक के यह कह सकता है कि हां, हमने ये काम करवाए हैं, गरीबों के लिए ये सुविधाएं दी हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जहां सम्मान बढ़ा है, वहां इस चुनाव के हर मतदाता का भी स्वाभिमान बढ़ा है। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, जहां आपने एक ऐसे विधायक को चुनकर भेजा जो रात दिन आपकी सेवा में हर समय चिंता करते रहते हैं, किस गांव में क्या कमी है, किस गांव में कहां पानी चाहिए, कहां बिजली चाहिए, उसकी चिंता करते हैं। मैंने जो डबल इंजन की बात की, डबल इंजन अभी कांग्रेस ने कई शगुफे छोड़े, बहुत सारे राजनीतिक दल अपने खोखे चला रहे हैं, कुछ अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं, सत्ता में वापसी के लिए लाचार हैं, झूठ का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। पर हिंदुस्तान की जनता गुमराह होने वाली नहीं। अब हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी हो गई है, हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो गई है, हिंदुस्तान की जनता को ऐसा नेतृत्व मिल गया है नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसने पूरी अपना डंका पूरे विश्व में फैलाया है। अभी बिहार के चुनाव थे,
पूरा मीडिया लगा रहा और सारे राजनीतिक दलों ने गठबंधन तो हम सुनते रहते थे, इस बार नया शब्द निकाला, महागठबंधन। समाचार आ रहे थे, सारा मीडिया कह रहा था कि इस बार महागठबंधन लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, ये कह रहे थे, पर परिणाम आपके सामने। ये परिणाम आए कैसे? क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, वहां भी नीतीश कुमार के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, दिल्ली में एनडीए की सरकार, बहुत सारे काम हुए थे, लोगों ने वहां विकास के ऊपर मोहर लगाई है। भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसका पूरा डंका पूरे विश्व में बज रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक जब लोग सो रहे थे, पुलवामा में अटैक हुआ था, उड़ी में जब अटैक हुआ था, और सच में मैं कहूं, हमने जब न्यूज लगाया उससे पहले दिन हमारी कैबिनेट की बैठक थी। हम कैबिनेट की बैठक से निकले तो महेंद्र सिंह जी मुझे कहने लगे, भाई साहब अब तो कुछ हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। सवेरे मैं उठा, मैंने टीवी ऑन किया, टीवी एक चैनल लगाया, उसमें आ रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, पाकिस्तान में हो गई। मैंने दूसरा चैनल लगाया, मैंने बोला ये झूठ है, मुझे विश्वास ना आए। तीसरा चैनल लगाया, चौथा लगाया, सब चैनल में एक बात, सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने महेंद्र सिंह जी मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनको फोन किया, मैंने बोला टीवी लगाइए। मैं हिमाचल प्रदेश में उस वक्त मंत्री था। सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पुलवामा का अटैक हुआ, उनकी धरती में जाकर जवाब दिया। देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके बताते हैं, उन्होंने करके बताया। और अब फ्रांस में जो आतंकवादियों ने हमला किया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण करते हुए आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। 50 आतंकवादी एक ही टाइम में ढेर कर दिए गए। ये पूरे विश्व के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी बात को आज पूरा विश्व मानता है, विश्व की बड़ी शक्ति बनने जा रही, जो अपने आप को सबको ध्वंस मारता था चाइना, आज चाइना भी भारत के आगे नतमस्तक हुआ है। याद कीजिए वो दिन जब पाकिस्तान की आर्मी हमारे सैनिकों का सर कातल करके ले जाती थी, धड़ियां छोड़ जाती थी। आज पाकिस्तान को हिम्मत नहीं होती। ये पुलवामा का जब अटैक हुआ था तो हमारे कांग्रेस के नौजवान ये कह रहे थे कि इसकी प्रूफ दो। पाकिस्तान की संसद में कह दिया कि अटैक हमने किया है, प्रूफ वहां से मिल गया। भाई और बहनों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां पूरे विश्व को एक दिशा दी है, वहां उसके साथ साथ जो जनधन योजना, उसमें 31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए, बैंक खाते खोले गए। ये सौभाग्य योजना बिजली के माध्यम से हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया गया।
370 के लिए कितने सालों से देश की जनता कहती थी कि 370 खत्म होना चाहिए। 370 खत्म करने के लिए अगर हिम्मत किसी ने बताई तो हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताई है। नागरिक संशोधन बिल जब लाए, विपक्षी दल बड़ा हो हल्ला करने लगे। नागरिक संशोधन बिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हिंदू रहते हैं, जो सिख रहते हैं, जो पारसी रहते हैं, जो ईसाई रहते हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि उनका वहां बहुत बुरा हाल है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक से अगर किसी ने निजात दिलाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिलवाई। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। किसानों की आय दुगना करने के लिए नया कानून किसानों के लिए लेकर आए, उसमें भी इनको बड़ी तकलीफ हुई। इन्होंने जब महागठबंधन रहा, मैंने पहले कहा कि कह रहे थे कि सरकार महागठबंधन की बन रही है, बड़े खुश थे, पर बिहार के लोगों ने विकास के ऊपर मोहर लगाई है। बिहार के लोगों ने ये जो निर्णय हमारी देश की सरकार ने लिया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई है। पाकिस्तान, चाइना को सबक जो सिखाया है उस पर मोहर लगाई है। और आने वाला कल फिर से हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का है। जो विकास के काम यहां पूरे प्रदेश में एक समान हो रहे हैं, किसी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं। याद कीजिए पिछले दिन, आज एक दिन में 150 करोड़ के शिलान्यास, ये सपने में बातें नहीं सोची जा सकती थी, आज साक्षात्कार में आपके सामने हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं विकास के लिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, और हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश के नौजवान, मैं 1990 में विधायक बना था, वो 1993 में विधायक बने थे, श्री जगत प्रकाश नड्डा आज हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने जो इलेक्शन का मैनेजमेंट किया और इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन जो वो जीत कर बताया है, और महागठबंधन कहां पहुंच गया, हम कहां पहुंच के 4थी बार हमारी सरकार बनी है, ये भी एक रिकॉर्ड है वहां बिहार में। हिमाचल प्रदेश में भी फिर से हमारी सरकार आएगी। इसी विश्वास के साथ हम ये उम्मीद करते हैं, जो विकास यहाँ हो रहा है, जो गरीबों के लिए जो नीतियां इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ बन रही हैं, उन पर आप आगे आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का, क्योंकि आप बड़ी देर हो गई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विचार आप सुनना चाहते हैं, इनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और जो मांगे हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक ने रखी हैं, उन मांगों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी इनको आशीर्वाद देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वो मंच पे आए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार। हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद, जिनका आपने अभी संबोधन सुना, आदरणीय श्री किशन कपूर जी, आपके चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पवन नैयर जी, हमारे बीच में माननीय विधायक श्री जियालाल जी, श्री विक्रम सिंह जरियाल जी, वाइस चेयरमैन SC/ST कॉरपोरेशन श्री जय जी,
यहाँ चंबा नगर परिषद के अध्यक्षा नीलम नैयर जी, डलहौजी के हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष श्री मनोज चड्ढा जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष श्री अमित ठाकुर जी, चंबा के लिए अपनी सेवाएं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिन्होंने वर्षों से दी, एक बार फिर से आप सबके बीच में आए डिप्टी कमिश्नर श्री टीसी राणा जी, और यहाँ पुलिस के हमारे महकमे के एसपी श्री अरुण कुमार जी, सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, पंचायतों के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के सभी पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहन, एक बार फिर से बहुत लंबे अंतराल के बाद चंबा के चौगान में मिलने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी नैया जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री चौथी बार आ गए। मैं सोचने लगा कि मैं ज्यादा तो नहीं आ रहा हूं। चंबा हमारे हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कठिन भी है भौगोलिक दृष्टि से, जहां रहने वाले लोगों का जीवन भी कठिन है, लेकिन यहां के लोगों की जो सबसे बड़ी आत्मीयता, लोगों के साथ जिस प्रकार से मिलने का सहज और सरल स्वभाव, और चंबा की प्राकृतिक दृष्टि से जो है यहाँ की सुंदरता, ये एक नहीं अनेक ऐसी चीजें हैं जो आदमी को आकर्षित करती है। इसलिए दूर दूर से पर्यटक भी यहां पर आते हैं, और आकर के आने जाने में भले कठिनाई होती है, लेकिन उसके बाद फिर जब चंबा आते हैं तो 2-3 दिन 4 दिन रुकने का उनका मन करता है। अब हमको ये रुकने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि कल सुबह चले जाना। लेकिन मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इस कठिन जिले में, जहां की परिस्थितियां जैसे मैंने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से भी कठिन है, जनजीवन भी कठिन है, यहां इस जिले में विकास को गति मिले, विकास तेजी से आगे बढ़े, और पूरे देश में कुछ जिले जो विशेष तौर से उनको दर्जा हासिल दिया गया है विशेष, और उस विशेष जिले में हिमाचल प्रदेश में जहां 12 जिले आते हैं, उसमें से चंबा एक जिला आता है, जहां केंद्र सरकार ने भी विकास की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस जिले को चुना है, इस जिले को प्राथमिकता दी है। आज चंबा विधानसभा क्षेत्र में आकर के एक साथ 15 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिनका जिक्र यहां पर माननीय विधायक महोदय जी ने किया। मैं अगर एक एक योजना का नाम लूं तो बहुत वक्त लगेगा। और मैं उन 15 योजनाओं का अगर मैं जोड़ कर रहा था कि इन 15 योजनाओं का बजट कितना बन रहा है, तो इन 15 योजनाओं का कुल मिलाकर के जो बजट बढ़ रहा है वो 113 करोड़ रुपए बढ़ रहा है। बहुत कम लोगों ने तालियां बजाई।
एक जमाना था, यहाँ किशन कपूर जी हैं जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बहुत लंबे समय से रहे। मैं 1998 से विधायक हूं लगातार। जब हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर 5 करोड़ की स्कीमें बनती थी उद्घाटन करने के लिए, तो हम चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे कि 5 करोड़ रुपए की स्कीमें हैं सर, चलो उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, जो भी करना होता था। यानी कि इतना आनंद आता था कि 5 करोड़ रुपए, और यहां 113 करोड़ रुपए ताली आधी बजी आधी नहीं बची। ये परिवर्तन कोई पुराने जमाने की बात नहीं है। हम तो अपनी आंखों के सामने इस परिवर्तन के इस दौर को देखा है कि 23 वर्ष पहले की बात और 23 वर्ष बाद की बात, 1998 के बाद। और आपके विधायक महोदय ने बहुत मेहनत करके ये सारा पैसे का जुगाड़ किया, कैसे कैसे किया, ठग करके किया, जैसे भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी किया। इसलिए इनके लिए सब तालीम जाओ। चुना हुआ प्रतिनिधि वही होता है जो कहीं से ढूंढ करके निकालता है। चिट्ठी लेकर के आते हैं, ये सारी धुंधली बैठी हुई यहां पर, जरियाल जी पीछे मेरे को निपटा के वहां पर जो है इनके सारे बहुत सारे काम इन्होंने निपटाए। आज अपने बहुत सारी चीजों को लेकर के हमेशा जियालाल साथ में बैठते हैं। जब कोई ऐसा काम होता है जिस काम को मैं नहीं कर रहा होता, मैं थोड़ा देखता हूं कि भाई बजट का प्रावधान करना पड़ता है, पैसे की कमी है, तो उसमें किसको कहां कितना देना। तो क्या तीनों क्या करते हैं, तीनों एक चिट्ठी बनाते हैं और तीनों उस पर जो है वो दस्तखत करते हैं। ये नई स्कीम निकाली है, और जहां तीनों ने दस्तखत किए हैं होते हैं, तो वहां समझ लीजिए कि वहां मेरे को ये परेशानी में डाल देते हैं। लेकिन अच्छी बात इस बात को लेकर के मैं महसूस करता हूं कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो जुझारूपन होना चाहिए, जो संघर्षरत होना चाहिए, मेहनत करने की जो है उसमें वो सोच होनी चाहिए, वो तमाम सारी चीजें जो हैं आपके चुने हुए प्रतिनिधियों में, इस बात पर मुझे प्रसन्नता है। मैं गांव का आदमी हूं और सीधा आदमी, इसलिए ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि मेरा गांव जो है वो मैं देख रहा था जब चंबा आ रहा था ऊपर से, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे अपने गांव के ऐसा लगता है कि मैं अपने गांव की तरफ जा रहा हूं। और जब यहां आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो वही सहजता, सरलता जीवन में, वही जीवन का तौर तरीका जो अपने गांव में है। यही तो हमारी हिमाचल की संस्कृति की विशेषता है, जो हमको आपस में जोड़े रखती है, जोड़ करके रखती है। अभी एक नया संकट का ये दौर आया है। हम इस प्रकार से सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लगभग 8 महीने के बाद निकल रहे हैं, 7 महीने के बाद निकले। जिसका जिक्र यहां मुझसे पहले सब साथी कर रहे थे। कि एक दौर आया, एक वायरस जो खुली आंख से जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए, 7 महीने तो घर के अंदर ही रख दिया। आप कल्पना करो हम नेताओं के ऊपर क्या गुजरी होगी जिनको घर में रहने की आदत नहीं है। कहा बाहर जाना है तो आपको मास्क पहन करके जाना है। और मैं इनसे पूछ रहा था कि जो जानवरों को मुंह में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? छिक्का बोलते हैं, उसको बोलते हैं। जो जानवरों को लगाते थे वो छिक्का आदमी को लग गया। एक विचित्र परिस्थिति हमारे सामने।
और इस वायरस ने पूरी देश की, पूरी दुनिया की परिस्थितियां ही हुई ऐसी कर दी कि भी आप इस छिक्के के बिना बाहर जा नहीं सकते, जाएंगे तो संकट में पड़ सकते हैं। कभी कई बार आदमी बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद प्रकृति ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती है जिसकी उसने कल्पना नहीं की होती है। ये परिस्थिति वो है। आप कल्पना करिए, 1 साल इस वायरस को चाइना से चले हुए पूरे देश में, दुनिया में होते चलते चलते जो हो गया, अभी तक भी इसका इलाज नहीं निकल पाया। अभी तक भी यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन निकलेगी, लेकिन अभी तक उसकी जो है प्रामाणिकता जो है उसका, वो कितनी ठीक होगी, कितनी सही होगी, कारगर होगी, ये कहना भी कठिन है। पिछले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा हो कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने राष्ट्र के नाम पर संदेश दिया कि कोरोना का ये दौर भाई और बहनों, ये समाप्त नहीं हुआ, अभी भी संकट कायम है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अभी भी इस बीमारी का, इस वायरस का कोई इलाज नहीं निकला है। सावधानी एकमात्र रास्ता है इससे बचने के लिए। इसलिए सावधानी बरतिए, बाहर जाना है तो मास्क पहन करके जाइए, कहीं बड़े कार्यक्रम में, बड़े इसमें भीड़ वाले इलाके में जाना तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। और नियम जो बने हैं इसके, उसका सख्ती से पालन करो। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये सारी बातें इसलिए कहने के लिए विवश होना पड़ा क्योंकि सही बात यही है कि इस बीमारी का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम और आप लोगों को बहुत सावधानी के साथ काम करना है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि पूरे देश भर में, देश के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की। हालांकि इस वायरस से लड़ने का अनुभव किसी व्यक्ति को नहीं था, ना किसी नेता को था, ना किसी डॉक्टर को था। नई प्रकृति का है, नए नेचर का है। लेकिन जैसे जैसे इसको समझने में हम लोग कामयाब हुए, डॉक्टर, साइंटिस्ट कामयाब हुए, जो वो बताते गए उसका हम पालन करते रहे। पर आज भी मुझे लगता है कि जो भी हमको जो है, वो जो सूचना जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है इस वायरस के बारे में, उसका हमको पालन करना चाहिए। आप कल्पना करिए, जब ये वायरस हमारे देश में फैलना शुरू हुआ, हमारे प्रदेश में भी पहुंचा, सबसे पहले धर्मशाला ही पहुंचा। एक मामला आया, एक आदमी की मृत्यु हुई, 2 मामले और आए, तो ऐसी परिस्थिति पूरे प्रदेश में हो गई। हमको लगातार सब लोगों ने कहा कि कोरोना आ गया, बंद कर दो। विधानसभा का बजट सत्र चला तो हमको बजट सत्र बीच में बंद करना पड़ा, क्योंकि सब लोगों का आग्रह है कि कहीं ये वायरस आगे ना फैले। तो हमको भी लगा रुकना चाहिए, और इसको रोकने के लिए अगर ये आवश्यक है कि हमको बंद करना है, विधानसभा का सत्र हमने बंद कर दिया। उस वक्त गंभीरता थी हमारी, ये वायरस जानलेवा हो सकता है, इस वायरस से बचने का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि आदमी इतना सरल हो गया, इतना ज्यादा जो है वो ये हो गया कि भाई अगर वायरस में सैकड़ों नहीं हजारों केसेस आते हैं तो भी परवाह नहीं मार रहा है। हम इस बात से सहमत हैं कि इस वायरस के खिलाफ लड़ना है तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि लोगों के बीच में डर समाप्त हो गया। हम बोलते जा रहे हैं कि भाई थोड़ा ख्याल रखो, लेकिन नहीं रखते। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं मजाक कर रहा था, पिछले कार्यक्रम में कह रहा था कि हमको शादी के निमंत्रण आजकल शादी का दौर चला हुआ है।
और शादी के दौर में जब कार्ड दे रहे हैं तो एक हमको कोई हमारे मित्र कहने लगे कि आपने शादी में जरूर आना। मैंने कहा भाई शादी में तो नहीं आ पाऊंगा, मेरी उससे शुभकामनाएं। मैंने कहा कि छोटी शादी करना भाई इस वायरस के चक्कर में। बोलते थे छोटी तो कैसे होगी, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है। हमने कहा कि हम नहीं बोल रहे कि दूसरी बार करना, एक ही बार करो लेकिन छोटी करो। मैंने कहा भी कितने लोग बोलते कि 2-2.5 हजार लोग तो हो जाएंगे बोलते हैं। अब 2,000 लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद फिर आप अंदाजा लगाइए क्या परिस्थितियां होंगी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि भाई शादी के लिए 2,000 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक दूल्हा एक दुल्हन। इतना ज्यादा करेंगे तो उसको बहुत मुश्किल होगा। किस किस से आप किस किस का टेस्ट कराएंगे, किस किस से परहेज करेंगे। लेकिन ये परिस्थिति देखिए मैंने कि आजकल हम देख रहे हैं, मैं सोशल मीडिया में जब देखता हूं, टेलीविजन अपने इस पे देखता हूं, कहीं फेसबुक में जब मेरे को वक्त मिलता है गाड़ी में चलते फिरते तो नजर मारता हूं तो खूब नाटियां लगी हुई है, पूरा डीजे लगा हुआ है, जोर से लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, मामले बढ़ेंगे तो क्या होगा, बढ़ेंगे। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए जब तक कि वायरस समाप्त नहीं होता है। जितना रुक सकते हैं रुक लीजिए, शादी कर लीजिए, लेकिन धाम ताम करिए। जब वायरस समाप्त हो जाएगा उस वक्त हमको भी बुला लेना, हम भी आ जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि शादी वाले दिन उसी दिन ही धाम करनी है, लेकिन हमारी सोच बनी हुई इसी प्रकार से बनी, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन आप सबके सहयोग से हमारा सब लोगों का यह सौभाग्य है कि आज ऐसे क्षण में भी देश एक बहुत मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एक भरोसा नेतृत्व पर, एक विश्वास नेतृत्व पर। इस कोविड के संकट के दौरान भी विश्व के दूसरे देशों के नेता मोदी जी से इस बात को लेकर के पूछ रहे हैं कि भारत 135 करोड़ रुपए की 135 करोड़ की आबादी का देश, उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो है वहां पर कंट्रोल किया है चीजों को। एक तो भारतीय की जो है वो इम्यूनिटी जो है इस रोग से लड़ने की, वायरस से लड़ने की क्षमता भी बहुत, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे उतरते हैं, पीठ पे बोझा होता है। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात हमारे लिए है, सौभाग्य की बात है कि इस देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला, जिस नेतृत्व पर लोगों को विश्वास है। अगर मोदी जी ने कहा कि जनता कर्फ्यू की आवश्यकता है तो लोगों ने जनता कर्फ्यू के लिए पुलिस का इंतजार नहीं किया, होमगार्ड का इंतजार नहीं किया, आर्मी का इंतजार नहीं किया। मोदी जी ने कहा है कि जनता कर्फ्यू का मतलब घर के अंदर रहना, ना कोई गली में निकला, ना बाजार में निकला, ना शहर में निकला। क्योंकि जो मोदी जी के ऊपर एक विश्वास की बात वो सबके हृदय में बैठी हुई है कि अगर मोदी जी ने कहा है अपने लिए नहीं, उन्होंने हमारे लिए कहा है, हमारे हित के लिए कहा है, हमारे परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए कहा है। और उसी प्रकार से आप कल्पना करिए जब ये वायरस भारत में आया, शोर डाला गया, जब यहां पर कोरोना वॉरियर्स यहां पर मिले हमको डॉक्टर्स, मैं उन डॉक्टर्स का भी, कोरोना वॉरियर्स का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने जीवन को जोखिम में डाल करके उन्होंने लोगों के ऐसे संकट के क्षण में सेवा की है। जब पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा चली कि इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर जब जाएंगे तो वो ऐसे नहीं जा सकते सीधे जैसे मरीज को देखने के लिए जाते हैं। जाना है तो पीपी किट चाहिए, पीपी किट के बिना जाएंगे तो खुद संक्रमित हो जाएंगे। हमने कहा पीपी किट लाओ, तो मालूम पड़ा कि देश के अंदर पीपी किट का निर्माण ही नहीं होता है। और जिस देश से यह वायरस शुरू हुआ है, चाइना से, पीपी किट भारत को कहां से मिलती थी? चाइना से लाते थे। डॉक्टर्स ने कहा कि इसके लिए मास्क होना जरूरी है, N95 मास्क होना जरूरी है।
अगर इस वायरस से बचना है, अगर मरीज को चेक करना है, मरीज को देखना तो बहुत जरूरी है। हमने कहा 95 मास्क ले आओ, मालूम पड़ा देश के अंदर बनता ही नहीं है। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इस वायरस से बचने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है और ऑक्सीजन के लिए जो वेंटिलेटर होता है उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि सीधा लंग्स पर अटैक करता। तो ऐसी परिस्थिति हमने कहा वेंटिलेटर लाओ, तो मालूम पड़ा देश के अंदर वेंटिलेटर बनते ही नहीं है। या तो चाइना से मंगवाते हैं, या इंग्लैंड से मंगवाते हैं, या जर्मनी से मंगवाते हैं, बाहर से आते हैं, अधिकांश बाहर से आते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की कि यह विचित्र परिस्थिति है। इस वायरस से लड़ने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता वो चीजें हमारे देश में बनती ही नहीं है, ये कभी सोचा ही नहीं। और आह्वान किया, उन्होंने कहा कि भारत 135 करोड़ की आबादी का ये देश, ये हमारे ऊपर लानत होगी कि हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि इस चीज के लिए भी हमको दूसरे देश पर आधारित होना। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में ये सारी चीजें कैसे तैयार कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, साइंटिस्ट को बुलाया, सबको बिठाया, बताइए क्या किया जा सकता है। शुरू किया, काम शुरू किया। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं, आज भारतवर्ष में एक दिन में 5 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में बन करके तैयार होती है। देश की जो जरूरत है उसको तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन देश की जरूरत के साथ साथ में देश के बाहर भी दूसरे देशों में भी पीपी किट भारत दे रहा है। N95 भारत अपने आप निर्माण करके जो है सप्लाई कर रहा है। आप कल्पना करिए, ये कांग्रेस के लोग बहुत शोर डालते हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब उनसे अगर पूछा जाए तुम आजाद भारत की आजादी के बाद जहां जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, लगभग 50 वर्षों से ज्यादा तक तुम सत्ता में रहे, और इस प्रदेश में जब मैंने पूछा कि वेंटिलेटर हमारे पास सरकारी व्यवस्था में कितने, सरकारी हॉस्पिटल में कितने हैं, तो वेंटिलेटर की संख्या 50-60 की। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री के समक्ष जब हमने कहा कि हमारे प्रदेश में वेंटिलेटर सिर्फ 60 हैं सरकारी क्षेत्र में, सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो है ही नहीं, बहुत ही कम है, कहीं इक्का दुक्का। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए एक साथ हिमाचल के लिए 500 वेंटिलेटर की स्पेशल खेप भेजी, और लीजिए आप लोगों का इलाज करिए, लोगों का जीवन बचाइए। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के यही वो कांग्रेस के लोग हैं। जब हमारे लोग इस बात के लिए काम कर रहे थे, हमने कहा कि भाई ऐसा संकट कभी पहले आया नहीं, और ऐसे संकट के समय में हमको सब लोगों को मिलकर के काम करना है। हमने कहा अगर मास्क अगर सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं हो पाता, बाजार में मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता, हम अपने आप कपड़ा लेकर के बना करके लोगों को दें। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी, चाहे वो महिला मोर्चा है, पंचायत की चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के हमारे महिलाएं हैं, उन सब ने मिलकर के मास्क बनाए, और मास्क बना करके खुद भी, परिवार को भी और गांव वालों को भी घर घर जाकर के मास्क बांटे हुए कोशिश की इस तरह से। और उसी तरह से मैं देख रहा हूं लगभग 35,000 मास्क आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में बांटे हैं आप लोगों ने। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र तो शोर डालते रहे, कुछ नहीं हो रहा है। हमारे हिमाचल के लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो है दूसरे प्रदेशों में फंसे होते, बच्चे पढ़ाई के लिए जाकर के कोटा में फंसे होते, बेंगलोर में फंसे होते, पूना में संकट में फंसे होते, मुंबई में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। हमारे लिए बहुत बड़ा संकट था उन बच्चों को लेकर के घर कैसे पहुंचाएं। अगर हम उनको लाने की कोशिश करते तो उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो संक्रमित हो गए थे इस वायरस की चपेट में आकर के। और हमारे खिलाफ जाकर के कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, राज्यपाल को बड़ा सारा ज्ञापन दिया, अखबार में खबरें लगाई कि मुख्यमंत्री जो है हिमाचल के जो रहने वाले बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, उनको लाने के लिए गंभीर नहीं। हम प्रयत्न कर रहे थे, हम योजना बना रहे थे उस वक्त लाने की। और जब उन बच्चों को हम लेकर के आए, आप कल्पना करिए
हमने हिमाचल प्रदेश की HRTC की बसें लगा करके कोटा से बच्चों को बसों में भर करके जो है बिठा करके उनके घर तक पहुंचाया। बेंगलोर से ट्रेन में बच्चों को लेकर के उनके घर तक पहुंचाया। गोवा से स्पेशल ट्रेन लेकर के बच्चों को घर तक पहुंचाया, जो वहां पर नौकरी करने के लिए गए थे, होटल में, रेस्टोरेंट पे वहां पर काम करने के हजारों की तादाद में। दिल्ली से स्पेशल ट्रेन से, चंडीगढ़ से। ऐसी परिस्थिति में जहां उनको, विपक्ष के लोगों को इस बात को लेकर के कहना चाहिए था कि सरकार जो प्रयत्न कर रही है हम भी उसमें सहयोग के लिए आगे आना चाहते हैं, लेकिन नहीं। जब बच्चों को हम लेकर के नहीं आए तो तब कहते थे कि आपने उन बच्चों को मरने पर छोड़ दिया। जब बच्चों को लेकर के आए तो कहने लगे कि ये सारे के सारे संक्रमित हैं, आप पूरे हिमाचल प्रदेश में कोरोना फैलाने लगे हैं। आज तक हम उनकी बात को समझ नहीं पाए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। हमने बच्चों को लाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्वारंटीन किया, उनको एक इंस्टीट्यूशन में रख करके उनके वहां पर जो है वहां पर व्यवस्था की, ठहरने की। और जब टेस्ट के बाद वो नेगेटिव पाए गए उसके बाद उनको घर भेजा। बहुत बातें कह सकते हैं हम, लेकिन मैं उन सारी बातों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। यहां भी आपने चंबा में उस संकट के क्षण में बहुत सारे लोग ऐसे थे, हमने कहा कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस संकट के क्षण में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। आप लोगों ने जहां राशन दे सकते थे वहां राशन दिया, जहां भोजन के पैकेट दे सकते थे वहां भोजन पैकेट दिए। राहत कोष में आप लोगों को पैसा देना तो आप लोगों ने लगभग 8-8.5 लाख रुपए के लगभग जो राहत कोष में जमा किया पैसा। उसके लिए मैं आप सबके हृदय से भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है। और ऐसी परिस्थिति में मैं आपके बीच में यह जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले 7 महीने से हम निकल करके आप लोगों से बात करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं हो पाई। हमने कोशिश तो की, जब लॉकडाउन का वो दौर था, लॉकडाउन के दौरान हमने लोगों से कनेक्ट होकर के जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें करने की कोशिश की है। लाभार्थी है उनसे की, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे की, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे की, नगर निगम नगर परिषद के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे की, और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हिमाचल जो हमारे पूरे देश भर में जो राज्य हैं, जहां जिन प्रदेशों की आबादी 60 लाख से ऊपर है, उनमें अगर कोविड-19 का सबसे बेहतरीन अगर मैनेजमेंट हुआ है, बेहतर ढंग से काम हुआ है, उसमें हिमाचल पहले स्थान पर है, जहां बेहतर ढंग से काम हुआ है। आप कल्पना करिए दिल्ली की, आप कल्पना करिए महाराष्ट्र की। मैं कांग्रेस के मित्रों को इस बात को कहना चाहते हैं, तो हमको समझाते लगते हैं सोशल मीडिया में, अपना जो है मोबाइल जो सामने रख करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए, मुख्यमंत्री को वो करना चाहिए। ऐसे कई बार ऐसे मार्गदर्शन करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी सदियों से ये कोरोना के खिलाफ जो है वो अनुभव के साथ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के संकट में कांग्रेस का क्या, किसी भी कोई भी इस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री इस दौर में से नहीं गुजरा जिस दौर में से हम आज गुजरे। इसलिए मार्गदर्शन एक जगह सलाह देना ठीक है, और सबसे अच्छा काम, सरल काम सलाह देना ही होता है, वही करते रहे। मैं उन सारी बातों पर बहुत ज्यादा नहीं उनको कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं जीवन में। आज जब दुनिया का सबसे बड़ा संकट है उसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति कर लेंगे जब दौर आएगा, हर बात को लेकर के इस प्रकार से राजनीति करने की कोशिशें करते रहे। और ये मैं कहना चाहता हूं उन मित्रों को कि हमको तो सलाह दे रहे हैं, अच्छा होता आप सलाह जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां आपकी सत्ता है वहां आपकी सरकार है, उनको भी आप सलाह देते हैं। जितने हमारे हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव केस जो है वो जो एक्टिव केस हैं, इससे ज्यादा वहां पर पंजाब में लोगों की मौत हो गई कोविड के कारण। उन प्रदेशों में, महाराष्ट्र में देखिए हालात किस प्रकार के।
मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस कोविड के संकट के दौरान जो है आप सबका सहयोग मिला, और मैं आप सबके इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबका पिछले 3 साल से पूरा समर्थन और सहयोग मिला है। हर वक्त हर जगह जहां हमको आवश्यकता पड़ी आप सबके सहयोग की, आप सबके मदद की, आप लोगों ने सहयोग दिया। परीक्षा का दौर बीच में आया, लोकसभा का चुनाव, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहने लगे, मुश्किल है, कैसे होगा, कितना होगा। पिछली बार तो 4 जीती थी, अब की बार 2 मुश्किल से होंगी। हमने कहा 2 कैसे होंगी भाई, लेकिन आप सबके बीच में आकर के हमने सहयोग मांगा, समर्थन मांगा। आप सबने जितना मांगा उससे कम नहीं, उससे बहुत ज्यादा प्यार दिया, स्नेह दिया और आशीर्वाद दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों को कि हिमाचल के इतिहास में हम एक चीज कहना चाहते हैं कि 4 सीटें लोकसभा की हैं, वो हमने भी कई बार जीती, पहले भाजपा ने भी जीती, कांग्रेस ने भी जीती, लेकिन हम चाहते थे कि अब की बार की ये जीत ऐतिहासिक हो। और ऐतिहासिक कैसे बना सकते, क्योंकि सीटें तो 4 ही हैं, 4 ही रहेंगी, लेकिन हम चाह रहे थे कि जीत ऐसी हो, ऐसी जीत हो जो आने वाले समय तक, लंबे समय तक इतिहास का हिस्सा रहे। और आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। 68 की 68 सीटों पर कभी भी किसी दल ने हिमाचल प्रदेश में जो है वो जीत हासिल नहीं की थी, आपने वो करके दिया। लोकसभा के चुनाव में 68 की 68 सीटों पर कांग्रेस हारी और भारतीय जनता पार्टी 68 की 68 सीटों पर जीती। शिमला 3,27,000 से जीती, हमीरपुर 4 लाख से जीती, मंडी 4,05,000 से जीती, और ये कांगड़ा सबसे ज्यादा 4,80,000 वोट से जीता। और उसके बाद एक और परीक्षा का दौर, लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के 2 चुनाव हुए। तभी कांग्रेस के लोग कहने लगे लोकसभा का चुनाव तो मोदी जी के नाम पर जयराम जी कर लिया आपने, लेकिन यहां हर जगह तो मोदी जी आएंगे नहीं बोलते। हमने कहा हम बुला भी नहीं रहे, उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए पर्याप्त है। धर्मशाला का चुनाव हुआ, हम जीते, और प्रचार का उपचुनाव हुआ, हम ही जीते। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, ये जो कोरोना का ये वायरस है, ये भी सी से शुरू होता है, कभी ना कभी ये समाप्त हो करके रहेगा। और ये कांग्रेस का नाम भी उस सी से ही शुरू होता है, और वो तो समापन की ओर ही जाता है। उसके बचने के कोई लक्षण नहीं लगते हम। अभी शोर डाल रहे थे बिहार के चुनाव में, गठबंधन, महागठबंधन जीतेगा। हम भी थोड़े चिंतित थे। जिस दिन एग्जिट पोल की रिपोर्ट टेलीविजन में आने लगी, चैनल हम बदलने लगे। एक चैनल में देखा कि भाई नहीं, वो जो है वो गठबंधन जो इनका था, क्या बोलते थे उसको, तेजस्वी यादव का जो दूसरा उनका गठबंधन, राष्ट्रीय गठबंधन जो था, महागठबंधन, हाँ महागठबंधन, और कहने लगे एनडीए पिछड़ रहा है, एक बड़ा प्रांत जो है वो एनडीए के हाथ से निकल रहा है। और जब टेलीविजन में देख लें, वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, बहुत इस तरह के रुझान आने लगे, तय है सरकार बनना वहां पर महागठबंधन का। हमने कहा थोड़ा तो सब्र करो भाई, थोड़ा तो इंतजार कर लो रिजल्ट तक का। और जब जिस दिन पिछले कल गिनती शुरू हुई, तो जब सुबह टेलीविजन ऑन किया तो सामने आ गया कि महागठबंधन 24 सीटों पर आ गई, और एनडीए जो है, भाजपा वाला जो हमारा एनडीए जो है वो 12 सीटों पर। मुझे लगा कि भैया सचमुच में तो गड़बड़ हो गया। सारा दिन व्यस्त रहे, लेकिन खबर सुनते रहे इधर से उधर से, जहां से मिली। रात के लगभग 1-1:30 बजे अंतिम परिणाम आए कि गठबंधन बाहर हो गया, और मोदी जी के आशीर्वाद से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमाचल के कार्यकर्ता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सब की मेहनत ने रंग लाया, और बिहार फिर भी अपना हो गया, फिर से अपना हो गया, एनडीए की सरकार वापस हो। इसलिए ये दौर लंबा चलने वाला है।
ये मोदी जी 5 वर्ष के लिए नहीं, ये तो कई वर्षों के लिए आए और उनको इस बात को समझना चाहिए, हमारे मित्रों को। तमाम तरह की बातें करते, जो कहा जा सकता था, जो गाली जिस भाषा में दी जा सकती थी, मोदी जी के खिलाफ वो देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जो कह रहे हो तुम गलत कह रहे हो। मोदी जी को हमने देखा है पिछले 6 सालों में देश को चलाते हुए, और ऐसी परिस्थिति में आज मोदी जी के नेतृत्व में देश को और ज्यादा लंबे समय तक उनके हाथों में चलना चाहिए, ये लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। आप कल्पना करिए, ऐसे बड़े बड़े कठिन जटिल विषय, धारा 370 समाप्त होने के लिए हम बोलते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन हुआ तब जब मोदी जी सत्ता में फिर से आए, मजबूत होकर के आए, और लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हुआ। धारा 370 को हमने अपनी आंखों के सामने समाप्त होते देखा। पूरा भारत एक हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठा हुआ। नहीं तो धारा 370 थी, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था। धारा 370 थी, देश की संसद द्वारा 104 कानून पास किए गए, बिल पास किए हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज धारा 300 समाप्त हो गई, 370 समाप्त हो गई। आज देश की संसद जिस कानून को पास करती है, वो हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरह से लागू होता है, और वो जाकर के जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह से लागू होता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये कठिन विषय था, मुश्किल विषय था, फिर उसके बावजूद उसका समाधान निकला। और निकला कब? जब देश को मजबूत नेतृत्व मोदी जी के रूप में मिला। हम राम जन्मभूमि में हम कहते थे, हम राम लला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अपनी भावनाओं को सांत्वना देते थे, अपनी भावनाओं को जाहिर करते थे, लेकिन कभी जिंदगी में हमने इस बात को लेकर के सोचा नहीं था कि राम जन्मभूमि पर हम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू अपने आंखों के सामने होते देख पाएंगे। नहीं सोचा था। लेकिन जब मजबूत नेतृत्व भारत को मिला, निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया, और आदरणीय मोदी जी को अपने आंखों के सामने, टेलीविजन के सामने लाइव उस कार्यक्रम को देखा, जब वो राम जन्मभूमि में जाकर के भूमि पूजन के उस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने जीवन में इस अवसर को देख पाए। इसलिए एक नहीं, अनेक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, एक तो बातें, ऐसी बातें हैं जिसको बच्चा बच्चा कहता है। जिस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता थी, उस भाषा में जवाब दिया गया। और जिस भाषा में पड़ोस के दूसरे देश हैं, जहां जरूरत पड़ी उस भाषा में उनको भी जवाब दिया जा रहा है। यह तभी हो पा रहा है जब भारत को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। देश आगे चलेगा। प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार का 3 साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा हो रहा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सबका सहयोग और समर्थन हमको हर वक्त मिला है। हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से हमने छोटी छोटी योजना, बुजुर्गों को पेंशन लगनी चाहिए, लगनी ही चाहिए। इस कली युग में बुजुर्ग का कोई नहीं है, इसलिए उसको घर में बैठ करके जो है थोड़ा सा मदद करने की जरूरत है। कैबिनेट की पहली बैठक में हमने निर्णय लेकर के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को सबको जो है पेंशन का प्रावधान किया है। 1500 रुपए पेंशन हम हर बुजुर्ग को दें। जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान शहर में नहीं, गांव में होना चाहिए, उनके गांव में होना चाहिए, घर में होना चाहिए। तो जनमंच का कार्यक्रम हमने शुरू किया। हमारा मंत्री जाता है, हमारे डीसी जाते हैं, एसपी जाते हैं, अन्य अधिकारी जाते हैं जिले के, जाकर के लोगों के बीच में बैठते हैं, और जिस आदमी की शिकायत होती है उसके सामने माइक रख दिया जाता है, और वो शिकायत का जिक्र माइक से करता है। और ये पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो शिकायत करता जो है अपनी शिकायत माइक पर बोलेगा, मंत्री सुनेंगे और अधिकारी सुनेंगे, उसके बाद उसका समाधान किया जाएगा। शिकायत कैसे सुनी जाती है? चुपचाप से। तेरी कोई शिकायत है? हल्ले नहीं डालना, शोर मत डाल, तू दे दे मेरे पास, कागज दे दे मेरे पास, यही कहा जाता है। हम माइक देते हैं, और उसके बाद आपको करूं मैं
कि इस प्रकार से समस्याओं का समाधान, किसी का बिजली का कनेक्शन लगना, पानी का कनेक्शन लगना, राशन कार्ड बनना, मेडिकल सर्टिफिकेट बनना, उसका नकल तस्लीमा जमीन का चाहिए, हाथों हाथ वहीं पर निर्णय करके दे देते हैं। और उसे आगे बढ़कर के हमने और भी सुविधा की। अब मैंने कहा टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प यानी कि सीएम हेल्पलाइन की हमने शुरुआत की। 1100 घर बैठे जो है आदमी फोन करे कि मेरे यहां पर बिजली नहीं है साहब, अधिकारी कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे कि घर तक बिजली पहुंचे। घर बैठे कंप्लेंट करेंगे 1100 पर और बोलेंगे भाई मेरे यहां पर पानी नहीं आ रहा 4 दिन से। अधिकारी और कर्मचारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे जहां से शिकायत आई उस घर में पानी पहुंचे। आज तक इतने लंबे समय तक जो लोग सत्ता में रहे वो उस बात को सोच नहीं पाए कि लोगों की समस्या का समाधान ऐसे भी हो सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे हम सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से 1100 के माध्यम से करने में कामयाब हुए। हमने कहा हिमाचल प्रदेश में हमारा एक लक्ष्य है कि हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए। कठिन काम था और गांव में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचना ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। और मैं देखता था, इस बात को देखता था, कहीं गांव में दूर दराज के इलाके में किसी पड़ोस में गैस का चूल्हा आ गया तो सारे गांव की जो महिलाएं उसको देखने जाती थी ये चलता कैसे है। अब जो महिलाएं जो पहले देखने जाती थी अपने घर के रसोई में गैस का चूल्हा जो है वहां ऑन करती है, ऑफ करती है, खाना बनाती है, चाय बनाती है। पूरे हिमाचल पूरा देश में हिमाचल पहला प्रदेश है जिस प्रदेश ने एक भी घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं छोड़ा। लोगों के लिए इलाज के लिए इंतजाम किया। आदमी गरीब है लेकिन इलाज लंबा चलेगा, बीमारी ऐसी है। ऐसी परिस्थितियां बनती थी कई बार कि मरीज जो है वो उसको घर ले जाते थे परिवार के लोग, डॉक्टर को बोलते थे कि भाई हो गया इतना, इससे ज्यादा हमारे पास अब खर्च करने की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर उनको समझाता था कि अभी तक मरीज ठीक नहीं हुआ और वो कहते थे हमें मालूम है ठीक नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अब हमारे पास इससे ज्यादा पैसा खर्च करने की परिस्थिति नहीं है। ले जाते थे और चीख पुकार के बीच, पीड़ा के दर्द के बीच में, चीख पुकार के बीच में वो अपनी जिंदगी जो है वो जिंदगी से जो है वो चला जाता था, दुनिया से चला जाता था। और कई बार ऐसी भी परिस्थिति होती थी मरीज खुद ही बोलता था डॉक्टर को छुट्टी दे दो, मुझे घर भेज दो। परिवार के लोगों को खुद ही बोलता था मरीज के मुझे घर ले चलो, क्योंकि घर का सब कुछ जगह जमीन आप गिरवी रखेंगे तो इन बच्चों के लिए क्या होगा आगे। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि उन बच्चों के उनका ऐसे मरीज के इलाज के लिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए मदद का रास्ता निकालें। हमने निकाला, हमने हिम केयर शुरू की और आयुष्मान भारत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में लोगों के इलाज के लिए एक 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर का इंतजाम किया। और उसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में भी आयुष्मान भारत के तर्ज पर हिम केयर की शुरुआत की और हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमने 1,11,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज उससे किया। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने उन मरीजों के जीवन को बचाने के लिए सरकार की ओर से खर्च किया। सहारा योजना आगे बढ़कर के हमने ऐसे गरीब लोग जो लाचार बिस्तर पर पड़े हैं, किसी को कैंसर हो गया, किसी का एक्सीडेंट होने के बाद जो है टांगे नहीं चल रही है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, जिंदा है बिस्तर पर है, ऐसे मरीजों के लिए हमने कहा कि जो परिवार में कमाने वाला कई जगह तो ऐसा होता था एक ही आदमी होता था और उसको मदद करने के लिए हमने कहा कि उसकी मदद करने के लिए रास्ता निकल, जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए हमने ऐसे मरीजों के खाते में 3,000 रुपए डालने का जो है प्रावधान किया। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लंबे समय तक हिमाचल में ही 50 वर्षों से ज्यादा रही, लेकिन गरीब के लिए कभी ऐसे सोचा हमने, कभी नहीं सोचा। वो सोचते किसके लिए थे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसलिए बहुत सारी ऐसी किसान ने कभी सोचा था कि हमारे खाते में सीधा प्रधानमंत्री जी वहां से जो है वो सीधा 6,000 रुपये हमको डालेंगे साल का, कभी सोचा था? नहीं सोचा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
किसान सम्मान योजना के किसान सम्मान निधि जो हमारी उस योजना के अंतर्गत जो है किसान की फसल अच्छी होगी तो भी ठीक है, अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो भी हम मदद करने का रास्ता निकालेंगे। 6,000 रुपए जो छोटे किसान जिनके पास 25 बीघा से कम जमीन है उनके खाते में डालने का निर्णय किया, लोगों के खाते में पैसे आए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार आपकी सेवा में है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि हम ये सेवा का कार्य, लोगों की सेवा का कार्य, इसको निरंतर जारी रखेंगे और जहां हिमाचल प्रदेश के विकास की बात है उस विकास को भी हम सुनिश्चित करेंगे, तेज गति से आगे बढ़े। हमारे बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ कितना नजदीकी का संबंध है। आप कल्पना करिए, इस कोविड के चलते, इस कोरोना के चलते 7 महीने तक प्रधानमंत्री जी कहीं नहीं गए, सिर्फ राम जन्मभूमि के पूजन के लिए गए जहां शिलान्यास होना था। इसके अतिरिक्त किसी भी उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम में नहीं गए, वर्चुअली किया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। और यहां देखिए, जब मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस विषय को रखा कि हमारी रोहतांग टनल अटल जी के नाम पर जो रखी, अटल टनल बन करके तैयार है, हम चाहते हैं कि आप उद्घाटन करने के लिए आए। और प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि ये वर्चुअली नहीं करूंगा, टेक्नोलॉजी से जुड़ करके नहीं करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं करूंगा, मैं हिमाचल आऊंगा और हिमाचल आकर के इसका उद्घाटन करूंगा। पूरे दिन का सुबह से शाम तक का पूरा समय उन्होंने दिया और 3 जगह सभाएं की। लाहौर की सभा अलग से हुई, अधिकारियों का कार्यक्रम अलग से हुआ और उसके बाद मनाली कुल्लू के लोगों के साथ अलग से कार्यक्रम किया। अपनापन, ये हिमाचल अपना है, अपना घर है, ये भाव उनके मन में हमेशा रहता है। और उस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे बीच में उस भाव के साथ हुआ है, हिमाचल को कभी भूल नहीं पाते। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे यही है कि मिलकर के चलेंगे। हम आपके क्षेत्र के लिए, चंबा जिले के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज की तारीख में वर्तमान सरकार में अगर सबसे ज्यादा, अगर पिछले कार्यकालों को अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा विकास कार्य अगर किसी कार्यकाल में हो रहे हैं या हुए हैं तो वर्तमान कार्यकाल में हुए हैं। चंबा में हर जगह सड़क का काम लगा हुआ, चंबा में हर जगह हम देख रहे हैं पुलों का काम चल रहा है, स्कूल के भवनों का काम चल रहा है, बहुत सारे विकास कार्य भी चल रहा है। पर चंबा जो हमारा ऐतिहासिक स्थान है, यहां मैं देख रहा था, यहां विधायक महोदय जी लगातार बातें कर रहे थे, चाहे वो सड़कों के अपग्रेडेशन की बात है। आप अंदाजा लगाइए, एक एक सड़क पर 26 करोड़ 52 लाख रुपए स्रोल मशरूम पोखरी सड़क के लिए, इसके अपग्रेडेशन के लिए। और उसके बाद मरेड़ी सिलघाट सड़क के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए 13 करोड़ 70 लाख रुपए। और उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि रजेरा से वैली सड़क के निर्माण के लिए 3 करोड़ 16 लाख रुपए। और उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि वैली ब्रिज जो हमारे रजेरा से वैली का जो हमारे 9 करोड़ की लागत से, ये सारी चीजों को इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सूची लंबी है, लंबी सूची में मैं जाना नहीं चाहता। ये सब सारी चीजें चंबा की पार्किंग के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू कर रहे हैं। और उसी तरह से चंबा में जो वेंडर शॉप्स है, जो गरीब लोग हैं, उनसे बिना पैसे लिए जो है 3 करोड़ की लागत से उनके लिए भी व्यवस्था वहां पर जो है वहां पर की जा रही है। उसके लिए भी मैं आप सबको जो है वो शहर के जो हमारा मोहल्ला कसाकड़ा है ना, हाँ, वहां के लिए उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये सारी चीजें आज से पहले नहीं हुई, अब शुरुआत हुई जब भाजपा की सरकार हुई, जब नैयर जी यहां से विधायक बने। मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि बहुत सारे विकास कार्य जो आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो लंबित थे, वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उनकी शुरुआत हुई है। और उसी तरह से आपके बीच में ये 2-4 चीजों का जिक्र, क्योंकि हालांकि मैंने तय किया था कि नहीं करेंगे घोषणा, लेकिन पिछला विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा जरियाल जी का क्षेत्र पड़ता है तो वहां आना नहीं हुआ, तो इसलिए वहां पर करनी पड़ी। और यहां तो मैं 4 बार आया और यहाँ 4थी बार आया हूं।
तो इसलिए 2-3 चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया है। बाकी सारी बातें हम बैठ करके कर लेंगे इनके साथ। और मैं यही कहना चाहता हूँ, एक तो ये स्कूल बताए हैं, हालांकि स्कूल में समझता हूँ कि बहुत खोल दिए, ज़्यादा खोलने की जरूरत है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इंटीरियर में बता रहे हैं कठिन क्षेत्र है, लेकिन चंबा विधानसभा क्षेत्र में और कठिन क्षेत्र अभी तक भी कुछ जगह है, मैं मानता हूँ। इसलिए जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है मानकोट, इसको मैं हाई स्कूल बनाने की घोषणा करता हूँ आने वाले समय में। और मिडिल स्कूल कैला, हाँ कैला, उसको जो है वो ग्राम पंचायत कैला में है, इसको क्या करना है? मिडिल स्कूल है ये हाई करना है, मतलब उसके भवन के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो इसको हाई स्कूल करने की बात कही है, उसको हाई स्कूल करेंगे। और एक कैगा है मिडिल स्कूल, उसको भी हाई स्कूल करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके बाद 2 स्कूल और बताए गए हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धाम ग्राम जो है उसको मिडिल स्कूल करने की घोषणा करता हूँ। और प्राइमरी स्कूल ओयल को भी मिडिल स्कूल करना है। और एक काकेला है मिडिल स्कूल, उसको भी मिडिल स्कूल करने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके बाद आगे आप खड़े रहिए इत्मीनान से। अब यही तो देखिए ना, और ये विधायक जो है मुझे लगता है कि साथ खड़े करना मुश्किल है, इनको उठा के रखना चाहिए ताकि जो है जो कागज दिया है उसको मैं ठीक तरह से पढ़ सकूँ, नहीं पढ़ने भी नहीं देते। तो इसलिए आपके यहाँ पर 1-2 चीज़ों को लेकर के जो बात आई है, एक तो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ चंबा है और वहाँ पर बताया गया कि जो की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आगे मेंटेनेंस के भी सारे काम होंगे, उसके लिए एक सब डिवीजन की जरूरत है यहाँ पर। तो मेडिकल कॉलेज के इसमें जो है पीडब्ल्यूडी का एक सब डिवीजन और एक जे सेक्शन खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ ताकि यहाँ काम ठीक प्रकार से चले। अब मेडिकल कॉलेज चंबा का हमने जो है वो काम शुरू कर दिया है और ठेकेदार टेंडर भी इसका हो चुका है और काम शुरू हो गया है। और मैं पूरा भरोसा रखता हूँ, पूरा विश्वास रखता हूँ कि तेज गति से इसका काम और ठेकेदार जो है काम अच्छा करे, इस बात को विभाग सुनिश्चित करे और काम ना रुके इस बात को भी सुनिश्चित करे। तेज गति से काम मैं चाह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर हमारा चंबा कॉलेज जमीन पर खड़ा हुआ दिखना चाहिए। और उस भवन का उद्घाटन करने के लिए फिर आपके बीच में 5वीं बार आऊंगा या 6ठी बार आऊंगा, तब तक नहीं पता नहीं कितनी बार आऊंगा, लेकिन आऊंगा। और एक वेटनरी डिस्पेंसरी के लिए इन्होंने कह रखा है, एक पंचायत नानू ग्राम पंचायत में सरोल में इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और उसके बाद चंबा के लिए कुछ पैसों की इन्होंने कहा कि यहाँ शहर में कुछ लाइटें लगनी हैं, उसके लिए मैंने उनको कहा कि एस्टिमेशन आप बना करके तैयार करो और उसमें कहा उन्होंने कि 25 लाख के लगभग पैसा खर्च होगा। आजकल इस संकट के क्षण में पैसे की बहुत तंगी थोड़ी सी है, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि इस संकट में सब जगह जो है वो नुकसान हुआ है, देश का भी और प्रदेश का भी। लेकिन फिर भी जो यहाँ शहर में जो लाइटों का जिक्र किया उसके लिए कुछ प्रावधान करने की हम कोशिश करेंगे। और इसके अलावा और भी लंबी सूची उन्हें दे रखी है, जो किया जा सकता है हम बैठेंगे और बैठ करके चर्चा करेंगे, जो होने के लायक होगा उसको हम करते रहेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बड़ा समर्थन सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। और दीपावली का त्योहार आ रहा है, दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन पटाखे कम, प्रदूषण नहीं फैलाना है। 2 घंटे की इजाजत दी है, उतना ही करें और कम पटाखे का इस्तेमाल करें और सावधानी के साथ रहें। कोरोना का ये संकट अभी तक भी है, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सावधानी के साथ आगे बढ़ें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।